हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर 5 एनसीईआरटी का क्लास 9th का जो हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसी में ये नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका। केमिस्ट्री के अपने 4 चैप्टर थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ से हमारी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल बाय प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। जब सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने किससे डिस्कवर किया था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। अगर आपसे ये पूछ ले कि फ्री लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था बाय इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, तो आएगा ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यूज़ करी थी और फ्री लिविंग सेल उसने देखे थे कहाँ पे? पोंड में। और रॉबर्ट हुक ने कहाँ पे? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज़ की थी, लेकिन सबसे पहले डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद न्यूक्लियस हमारे किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी है? पुरकिंजे ने। और सेल थ्योरी किसने दी है? स्केल्टन एंड स्वान ने। अब जो अपनी सेल थ्योरी है वो किसने दी है? स्केल्टन एंड स्वान ने। लेकिन उसको एक्सप्लेन किसने किया है? वो हमारा किया है विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने। सेल थ्योरी अपनी क्या बोलती है कि जो सेल है अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में डिट्टो उठा के कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी है, सेल थ्योरी किसने दी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि सेल थ्योरी दी किसने है? स्केल्टन स्वान ने। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल थ्योरी एक्सप्लेन किसने की है, तो बच्चों ने यही टिक कर दिया था। तो इसमें ध्यान रखना कि सेल थ्योरी एक्सप्लेन आ जाए तो विर्चो आएगा, और अगर सेल थ्योरी किसने दी है तो स्केल्टन एंड स्वान आएगा। उसके बाद आते हैं जो हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। वो नॉर्मली जो स्कूल्स में यूज़ होती है बाय स्टूडेंट्स, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर रहती है 300 से 1500 टाइम्स। ये इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज पूछी जाती है कई बार कि इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज कितनी है, तो 300 to 1500। और ये किस बेसिस पे वर्क करती है? इट यूज लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इसीलिए लाइट माइक्रोस्कोप बोला जाता है क्योंकि ये लाइट को यूज़ करती है ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक बीच में न्यूक्लियस की जगह अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन रहता है, मतलब उसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड। और ये किस में प्रेजेंट रहती है? बैक्टीरिया में। उसके बाद हमारा आता है जाइमोजन सेल, जिसको हम बोलते हैं चीफ सेल्स। ये सीक्रेट करते हैं प्रोएंजाइम। अब ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोएंजाइम जाइमोजन सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, या डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है कि पेप्सिनोजन है या पेप्सिन है या HCl है, ये कौन सीक्रेट करते हैं? तो ये याद रखना, जाइमोजन सेल को ही चीफ सेल बोलते हैं। और ये क्या सीक्रेट करते हैं? प्रोएंजाइम और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, द पेप्सिन कॉल्ड पेप्सिनोजन। ठीक है, जो प्रोटीन का डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसका प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन। लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको एक्टिवेट करके पेप्सिन बनता है। तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन कौन बनाता है? HCl। और HCl कौन सीक्रेट करता है? पेराइटल या ओजेंटिक सेल। ठीक है, HCl है वो इनएक्टिव जो पेप्सिनोजन है उसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ये जो पेप्सिन है ये हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल हमारा कौन सा? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। 0.0 माइक्रोमीटर साइज इसका होता है। नॉर्मली इसको माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, PPLO भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, यूटेली का मतलब होता है कि जेनेटिकली फिक्स नंबर ऑफ सेल। मतलब जेनेटिकली मतलब बाई बर्थ आप में जो नंबर ऑफ सेल है वो फिक्स रहते हैं, कि मान लो आपके लंग्स में इतने सेल हैं तो इतने ही रहेंगे हर उसमें, हर मतलब ऑर्गेनिज्म में उसके जो बाकी मतलब रहते हैं पेरेंट ऑफस्प्रिंग वगैरह सब में सेम रहेगा। ठीक है, तो जेनेटिकली फिक्स नंबर ऑफ सेल को हम बोलते हैं यूटेली। फिनोमेना ऑफ हैविंग कांस्टेंट एंड जेनेटिकली फिक्स नंबर ऑफ सेल। इसका एग्जांपल कौन है? नेमाटोड या एस्केरिस। तो नंबर ऑफ सेल ऑफ वेरियस ऑर्गन इज फिक्स, कि अलग अलग ऑर्गन में कितने सेल होंगे वो फिक्स रहता है। तो यूटेली हो गया फिक्स नंबर ऑफ सेल, और ये जेनेटिकली रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है? 75% फॉस्फोलिपिड एंड रिमेनिंग आर प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसैकेराइड। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है सेल के बाहर प्रेजेंट रहती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 75% किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। और उसके अलावा जो आपका बच गया उसमें क्या है? प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है एंड पॉलीसैकेराइड है। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड की। प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट।
जो प्लांट का सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अब हमें पता है ये प्लांट के अंदर सेलुलोज रहता है, एनिमल में सेलुलोज नहीं रहता। अब इसलिए जो सेलुलोज है उसको इन एनिमल्स को सेलुलोज डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो प्लांट के सेल वॉल के अंदर क्या मिलता है, सेलुलोज मिलता है, और ये सेलुलोज क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। जैसे अगर प्लांट की ब्रांच है वो टूटती नहीं है, स्टेम है, उनमें स्ट्रेंथ देता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। इसने क्या किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने एक्सप्लेन किया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये हमने ऊपर पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 75% फॉस्फोलिपिड वगैरह, इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था, और डिटेल में इसका स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू। इस मॉडल में क्या बोलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड की। अब यहाँ हमें पता था कि 75% फॉस्फोलिपिड है, लेकिन इसने बताया कि 2 लेयर होती हैं फॉस्फोलिपिड की, और उसमें 2 टाइप के प्रोटीन फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते रहते हैं उस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में। एक प्रोटीन होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो हमारे प्रोटीन है ना, वो एंजाइम, ट्रांसपोर्ट, पंप, रिसेप्टर सबकी तरह सर्व करता है। लिपिड एंड प्रोटीन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हमारा लिपिड है, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, रिमेनिंग ऑफ प्रोटीन। तो जो हमारे लिपिड एंड प्रोटीन है वो क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, कि उसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प इन एंडोसाइटोसिस। अब अगर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है तो जो बाहर से कोई भी मटेरियल अंदर आता है, इंजेक्शन करता है मेम्ब्रेन में, उसमें हेल्प करती है। अगर वो रिजिड होगी तो ईजिली आपका एंडोसाइटोसिस नहीं होगा। तो फ्लेक्सिबल है मीन्स ईजिली आपका एंडोसाइटोसिस यानी इंजेक्शन हो रहा है। होम्योस्टैटिस टर्म क्या होती है, होम्योस्टैटिस टर्म होती है कि कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इन स्पाइट ऑफ चेंज आउटसाइड ड्यू टू सेलेक्टिव परमेबिलिटी। अब होम्योस्टैटिस क्या होता है कि आपका होम्योस्टैटिस मीन्स आपका अंदर का जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर आपके अंदर 30 डिग्री टेम्परेचर है तो वो ही रहेगा, बाहर चाहे आपका 5 डिग्री हो, चाहे -5 डिग्री हो, चाहे 50 डिग्री हो, ठीक है, लेकिन आपका अंदर का टेम्परेचर सेम रहेगा। इसको हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस। उसके बाद हमारा आता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये नॉर्मल एक टर्म है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक फॉर्म करता है फैट एंड लिपिड, और इसमें से कुछ जो फैट लिपिड है वो किस में यूज होता है, हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब वही है कि मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एक तरह से, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है टर्म, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। अगर आपका मीडियम आउटसाइड सेल इज डाइल्यूट तो सॉल्यूशन आपका यानी हाइपो। अब देखो हाइपो का मतलब होता है लेस, और हाइपर का मतलब होता है मोर। हाइपो मतलब लेस, जो भी आपकी टर्म दी हुई है, जैसे हाइपो दी हुई है, हाइपो मीन्स लेस यानी लेस डाइल्यूट, लेस कंसंट्रेशन, सॉरी, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन कम है। हाइपोटोनिक यानी कंसंट्रेशन कम है। तो मीडियम आउटसाइड सेल इज डाइल्यूट, कंसंट्रेशन अगर कम है इसका मतलब क्या, डाइल्यूट है। ये आपका सेल है, इसके बाहर अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो सेल अपना सोलन हो जाएगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अंदर गाढ़ा है एक तरह से, बाहर पतला है, तो वो क्या है, जो पतला वाला है ना, जो डाइल्यूट वाला है, वो अंदर मूव करेगा, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा, सोलन हो जाएगा, फूल जाएगा। ये रेजन वाला में एग्जांपल लेते हैं, सेम वही। मीडियम अगर बाहर वाला कंसंट्रेटेड, अगर बाहर कंसंट्रेटेड मीडियम है तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, यानी कि हाइपर मतलब हाई कंसंट्रेशन। तो सेल श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि अंदर डाइल्यूट है तो वो क्या है, बाहर मूव कर जाएगा, तो सेल श्रिंक हो जाएगा। और अगर अंदर सेल है और उसके बाहर जो सॉल्यूशन है, तो सेल में और सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन सेम है तो वो हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब जो रिंजर सॉल्यूशन रहता है एनिमल सेल के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का काम करता है। कौन, रिंजर सॉल्यूशन। परमिएसेस को क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जिनको हम बोलते हैं परमिएसेस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एनर्जी इज सप्लाइड टू सिस्टम कॉल्ड पंप टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती एटीपी की या एनर्जी की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डाउनहिल मूवमेंट, नो एनर्जी।
मतलब कि डाउन हिल मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, नॉर्मल मूवमेंट हो रही है तो कोई एनर्जी नहीं लगती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एटीपी का यूज़ होगा और प्रोटीन का यूज़ होता है। एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर की साइड लेना। ये 3 टाइप का अपना इसमें फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, अगर सेल ईट कर रहा है मतलब कुछ खा रहा है तो फैगोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग, अगर सेल कुछ पी रहा है मतलब लिक्विड इनटेक हो रहा है तो पोटोसाइटोसिस। प्लस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस यानी अपटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, किसी भी अगर लार्ज मॉलिक्यूल को अंदर लेना है तो उसके लिए रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। पोटोसाइटोसिस आप याद कर सकते हो, पोट मीन्स मटका, पोट और मटके से हम क्या पीते हैं तो ड्रिंकिंग, ठीक है। तो पोटोसाइटोसिस हो गया सेल ड्रिंकिंग। प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टीनी सेलुलोज फाइबर कॉल्ड माइक्रोफिब्रिल, कि जो प्लांट की सेल वॉल होती हैं, जो अपने प्लांट के बाहर सेल वॉल रहती है, उसके अंदर छोटे छोटे सेलुलोज के ऐसे फाइबर्स रहते हैं, पतले पतले टाइनी, उनको हम बोलते हैं माइक्रोफिब्रिल। और जो फाइन स्ट्रैंड ऑफ साइटोप्लाज्म है उनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है, साइटोप्लाज्म के इस तरह के स्ट्रैंड रहते हैं, 2 सेल हैं, ये बीच में स्ट्रैंड रहता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल ग्लूड टुगेदर बाय मिडल लैमेला मेड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टिड, कि जो 2 सेल वॉल होते हैं ना, मान लो एक आपका इधर सेल है, एक आपका इधर सेल है, दोनों की जो सेल वॉल रहती है वो किससे ग्लू होती है, मिडल लैमेला से, मतलब मिडल लैमेला उन दोनों को ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। इसका आपको इधर एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिख जाएगा, एक मिनट। नहीं, वो शायद आपको 11th में मिलेगा, इसमें नहीं, कोई नहीं, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, या आप 11th की बुक में भी देख सकते हो, प्लाज्मोडेस्माटा एंड इनका मिल जाएगा आपको। अगर आपके सेल के आउटसाइड सोल्ट है तो आपका सेल क्या है, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। अगर बाहर नमक है तो सेल आपका क्या होगा, श्रिंक है। नॉर्मल क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि अगर आउटसाइड सोल्टी वाटर है तो सेल क्या है, श्रिंक करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस, सेल लूज वाटर थ्रू ओस्मोसिस, वही है कि अगर आपके सेल ने वाटर को लूज कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। इसमें श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। ओस्मोसिस किसके अंदर नहीं होता, बॉइल्ड लीफ के अंदर। क्यों, क्योंकि उसमें लीफ को अगर बॉयल करते हैं तो सेल डेड हो जाते हैं, तो जब सेल ही नहीं है तो आपका ओस्मोसिस भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये डायग्राम है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसका अंदर जो अपना ये बाहर वाली ये लेयर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप। जो बीच में ये छोटे छोटे स्पेस है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन, जस्ट इसके साथ अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो बीच में है ये होते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोलस को ही क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये किस में हेल्प करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में। अब राइबोसोम क्या है, आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, होता है राइबोसोम। और क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। ये याद रखना, राइबोसोम होता है आरएनए प्लस प्रोटीन और क्रोमोसोम होता है आपका डीएनए प्लस प्रोटीन। अब आता है सिस्टर क्रोमेटिड। एज लॉन्ग एज 2 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू कॉमन सेंट्रोमियर दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड, कि जैसे ही 2 कॉपी है क्रोमोसोम की, ठीक है, एक ये है एक ये है, जैसे जब तक ये दोनों एक कॉमन, ये जो इनका कॉमन सेंट्रोमियर इससे अटैच्ड होंगे, जब तक इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। और जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो इनको हम बोल देते हैं डॉटर क्रोमेटिड, ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम। तो जब ये अटैच होंगी तो सिस्टर क्रोमोसोम, और जब अलग हो जाएंगी तो डॉटर क्रोमोसोम। अब मिनिमम क्रोमोसोम, जो सबसे कम क्रोमोसोम कहाँ पे मिलते हैं हमें, राउंड वॉर्म के अंदर कितने, 2, सिर्फ 2 क्रोमोसोम मिलते हैं राउंड वॉर्म के अंदर, मिनिमम क्रोमोसोम। साइटोसोल, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, सोल्यूबल पार्ट होता है, इसमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोसोल हमारा क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है ना हमारा, उसमें जो भी एक्वस सब्सटेंस होता है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ये सोल्यूबल पार्ट होता है और इसके अंदर ही साइटोस्केलेटन रहते हैं। साइटोस्केलेटन मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी हमें मिलते हैं ना स्केलेटन, उनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर। अब क्रोमोसोम हमने ऊपर पढ़ा, डीएनए प्लस प्रोटीन को ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम।
और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या है, जीन। ये तो बेसिक चीज़ आपको पता होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। चलो ये इसके बारे में लिखा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस्टर्ने, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल। ठीक है, सिस्टर्ने क्या होता है, क्लोज फ्लूइड फिल्ड सैक। ठीक है, एक सैक होता है, क्लोज होता है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। फिर एक अपने होते हैं वेसिकल, वेसल शेप में, एंड ट्यूब्यूल ट्यूब शेप में ऐसे। ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं 2 टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम आपका किस में हेल्प करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में। और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, इसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और ये क्या करता है, लिपिड को सीक्रेट करता है। और लिपिड हमारी क्या है, लेयर मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को सीक्रेट करता है। फंक्शन ऑफ सेल क्या हो गया, सिंथेसाइज करता है सेल, सीक्रेट करता है, डाइजेस्ट करता है, एंड एनर्जी जनरेशन। ये सब आपके सेल के फंक्शन है, सिंथेसाइज, सीक्रेट, डाइजेशन एंड एनर्जी जनरेशन। उसके बाद हमारा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन वर्टिब्रेट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, सिंथेसाइज स्टीरॉयड हार्मोन। कि जो आपके वर्टिब्रेट के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, और जो स्टीरॉयड हार्मोन है उनकी सिंथेसिस में भी आपका कौन हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट सेल कंटेन मैनी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट ऑफ गोल्गी अपैरेटस, और उनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। कि जो आपका प्लांट सेल है उसके अंदर गोल्गी अपैरेटस की काफ़ी सारी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फ्री फॉर्म में मिलती है। ठीक है, अलग अलग जगह में गोल्गी अपैरेटस की सब यूनिट, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि आपके डिक्टियोसोम क्या होते हैं। ठीक है, तो डिक्टियोसोम क्या होते हैं, सब यूनिट होते हैं गोल्गी अपैरेटस के। अब डिक्टियोसोम के 2 फेस होते हैं, एक सिस फेस, एक आपका ट्रांस फेस। अब देखो सिस फेस आपका इधर साइड है। ठीक है, सिस्टर्ने आर फॉर्म्ड एट वन एंड ऑफ स्टार्क। अब यहाँ पे क्या है, जो सिस फेस से याद रख लेना सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने इसके इस साइड में सिस फेस पे क्या बनते हैं, सिस्टर्ने। और ट्रांस फेस पे क्या है, दे आर बडिड ऑफ एस वेसिकल एट अदर फेस ऑफ गोल्गी अपैरेटस। कि जो ट्रांस फेस है वहाँ पे अपने क्या है, इस तरह से वेसिकल्स बन के बडिड ऑफ हो जाते हैं, मतलब रिमूव हो जाते हैं वेसिकल बन के। अब गोल्गी अपैरेटस किस में एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मैच्योर स्पर्म, आरबीसी। अब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन कि गोल्गी अपैरेटस कहाँ पे एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मैच्योर स्पर्म एंड आरबीसी में गोल्गी अपैरेटस आपका नहीं होता है। गोल्गी अपैरेटस अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर है वहीं से आपका गोल्गी अपैरेटस क्या है, अराइज होता है। विच इन टर्न ओरिजिनेट फ्रॉम आर, मतलब कि आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका क्या ओरिजिनेट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस। मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, रफ, फिर स्मूथ, फिर गोल्गी अपैरेटस। पैक एंड डिस्पैच का काम किसका होता है, गोल्गी अपैरेटस का। सामान को पैक करता है और डिस्पैच करता है। वैक्यूल को प्रोड्यूस करता है। मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर टू इट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो ये अटैच होता ही है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी मटेरियल है वो इसमें ट्रांसफ़र का हो जाता है, और ये उसको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करवाते हैं। ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि लाइसोसोम फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, आपका गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, लाइसोसोम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइजेस्टिव बैग कौन होता है, लाइसोसोम, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसको फॉर्म करता है, लाइसोसोम को। इनको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग। और ये किससे फिल होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से। ये ऑटोफैगी करते हैं। ऑटोफैगी मतलब जो खुद के ही सेल्स को खाए, मतलब ठीक है, ऑटोफैगी मतलब खुद के सेल्स को डाइजेस्ट करता है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जितना भी कचरा है, वेस्ट है, उसको डिस्पोज ऑफ करता है। और इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, मतलब जो खुद के ही जो सेल डैमेज होने वाले होते हैं वो यहाँ पे आके एक तरह से सुसाइड करते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सुसाइड बैग्स। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम मेक ओन प्रोटीन।
इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंज ऑर्गेनेली। कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है और ये अपना खुद का प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनेली। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन्स। लार्ज सेलुलर ऑर्गेनी, प्लास्टिड। प्लांट के अंदर जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली है वो है प्लास्टिड, और एनिमल के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली होती है अपने राइबोसोम। और अगर ये तो ऑर्गेनेली की बात होती है, अगर स्ट्रक्चर की पूछ ले लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर तो अपना न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन और वैक्यूल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। इन लीवर सेल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग। कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में, किसकी, पॉइजन एंड ड्रग की। ठीक है। प्लास्टिड अपने कितने टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। प्लास्टिड क्या, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है अपने कलर्ड प्लास्टिड। जो क्लोरोप्लास्ट आता है वो होता है ग्रीन कलर का। ल्यूकोप्लास्ट हमारा कैसा रहता है, कलरलेस। अगर कलर है तो क्रोमोप्लास्ट और कलर नहीं है तो ल्यूकोप्लास्ट। कलर है और अगर ग्रीन कलर है तो क्लोरोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस है उनके एग्जाम्पल है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। ठीक है, ये सब इसमें स्टोर होता है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वो 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि इनमें से कौन सी चीज़ एनिमल में नहीं होती, तो प्लास्टिड आपका एनिमल में नहीं होता, ये ओनली इन प्लांट है। प्लास्टिड एक हमने पीछे पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हमारा कौन है, प्लास्टिड, जिसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। एंड ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार मार्क कर लेना, ये आते हैं बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, कि किन ऑर्गेनेली का अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में 2 चीज़ होती है, ग्रेना, एक स्ट्रोमा। जो ग्रेना होती है वहाँ पे अपनी लाइट रिएक्शन होती है, ये भी क्वेश्चन आता है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्रेना में, एंड डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा होता है वो एक तरह से अपना लिक्विड सा रहता है, उसके अंदर ग्रेना प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ग्रेना आर एम्बेडेड इन इट। और ग्रेना क्या रहता है, स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेड डिस्कोइड सेल कॉल्ड थाइलाकोइड। ये इस टाइप की रहती है ग्रेना। ठीक है, इस टाइप की ये स्टोक्स होते हैं, डिस्कोइड से जो थाइलाकोइड रहता है इनके स्टोक्स रहते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और ये इसके आउटसाइड में बाहर चारों तरफ क्या रहता है, स्ट्रोमा। सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या है, क्रोमोसोम नंबर n है तो मदर सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। जो मदर सेल है उससे 2 डॉटर सेल बन जाएंगे माइटोसिस में। मियोसिस में क्या है, 4 न्यू सेल बनते हैं और जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, बट मियोसिस में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। पैरोक्सिसोम फाउंड इन किडनी एंड लीवर सेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए यहाँ पे अलग से पॉइंट में लिखा है कि पैरोक्सिसोम कहाँ पे फाउंड होता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी टीचिंग एग्जाम में ही आया हुआ है। पैरोक्सिसोम फाउंड इन किडनी एंड लीवर सेल एंड कंटेन पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं कैटालेस एंजाइम। ठीक है, अब एक बार मैं आपको एनसीईआरटी दिखाती हूँ। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जो अभी हमने पढ़ा वो सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही बताया गया होगा। ये बेस होता है, मिरर होता है, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। बाकी ये लैब अटेंडेंट वगैरह एग्जाम में ज़्यादा आता है, इस टीचिंग एग्जाम में इससे इतना कुछ आएगा नहीं। इसकी मैग्नीफिकेशन वगैरह थी वो मैंने आपको बता दी थी, इसको लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। फिर ये लाइट को यूज़ करते हैं टू इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट, जो हमने पढ़ लिया। भाई इसमें इतना तो आपकी इस एनसीईआरटी में दिया नहीं, मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताया है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बता दिया था कि ल्यूवेनहुक ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से यूज़ की थी, पुरकिंजे ने क्या टर्म दी थी, स्केल्डेन ने क्या दिया था, विर्चो ने क्या दिया था, ये सब आपका हो गया था। ये शेप एक बार आप देख लेना, स्मूथ मसल सेल स्पिंडल शेप होती है, नर्व सेल ये होती है, स्पर्म, बोन सेल, ओवम। बाकी इनमें से शेप में से इतना क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। ठीक है, ये आपका जस्ट बेसिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया, ये सब डिफ्यूज़न होती है, किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक, उसके बाद हमारा ये आता है ओस्मोसिस वगैरह हमने देख लिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने देख लिया। ठीक है, सेल श्रिंक करता है, हाइपरटोनिक वगैरह ये सब हमने देख लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी किस लिए होती है ये सब हमने देख लिया। सेल वॉल किस लिए बनती है, सेलुलोज की बनती है, ये हमने पढ़ लिया।
न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ लिया। एक ये लाइन और देख लो, ये एक्स्ट्रा लग रही है। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज सेफरिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। कि आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सेफरिन सॉल्यूशन या मिथाइलिन ब्लू भी हम यूज़ कर सकते हैं सेल्स को स्टेन करने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम के अलावा लैब अटेंडेंट जैसे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, टीचिंग में ये कम पूछा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस डबल लेयर की कवरिंग होती है, डीएनए को जीन्स फंक्शनल यूनिट ये सब हो गया। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ लिया, बेसिक्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हमने देख लिया। ये एक बार दोनों डायग्राम जरूर देख लेना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का। गोल्गी एपैरेटस के बारे में हमने पढ़ लिया, प्रोडक्ट को पैक करता है, सिस्टर्ने होते हैं ये सब। लाइसोसोम हमने देख लिया, डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह ये सब। प्लास्टिड का हमने देख लिया, खुद के डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सब हमने देख लिया। वैक्यूल में कुछ है नहीं, वैक्यूल में वही है कि वैक्यूल स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट। स्मॉल साइज होता है एनिमल में, लेकिन प्लांट में लार्ज वैक्यूल होते हैं। ठीक है, एनिमल में स्मॉल, प्लांट में लार्ज। ठीक है, 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। सेल डिवीजन वही माइटोसिस एंड अपना मियोसिस। ठीक है, जो अभी मैंने पढ़ाया था कि माइटोसिस में अपने 2 डॉटर सेल होती हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। बस ये आपका चैप्टर था इतना। आपको कुछ ना कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ही बताए गए हों, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आपको शॉर्ट में अभी इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम में बहुत बच्चों के अभी DSSB के एग्ज़ाम हैं और उसमें सिर्फ 1 ही महीना बाकी है। तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं NCERT में भी जो इतनी बेनिफिशियल नहीं होती एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। ये चीज़ मेन इसलिए कि स्टूडेंट्स के पास मेन आप कितने भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन 1-1, 2-2 घंटे का एक चैप्टर दिया हुआ है। मैंने ये इसलिए जस्ट स्टार्ट किया कि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक चैप्टर पे 1-1, 2-2 घंटे लगाएंगे। तो जस्ट आप 15 से 20 मिनट में आप वीडियो की स्पीड हाई करो और 15-20 मिनट में आपका एक पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। देखो, जो भी बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो नॉर्मली अपना इतना तो पढ़ के रखता है कि उसको एक लाइन की लास्ट एग्ज़ाम पे लास्ट टाइम पे उसको ज़रूरत नहीं रहती, उसको मेन ज़रूरत रहती है कि रिवाइज़ कर लें और कुछ टॉपिक उसके ना छूटे। तो इसमें मैंने आपको हर इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको एक रिवीजन करा दिया। आप जाने से पहले इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।